welcome again for this second class on the semiconductor. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के बारे में, बहुत बेसिक बातें सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस की थी, किस तरीके से वो कंडक्टर और इंसुलेटर से अलग है। और आज सेमीकंडक्टर किस तरीके से यूजफुल हो पाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन चूंकि आपका पढ़ा हुआ हिस्सा है, इसका एक छोटा मोटा आइडिया आपको है, डिटेल हमको डिस्कशन यहाँ करना है, तो वो आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। और आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर को स्टडी करने के लिए मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में इन्हांसमेंट किस तरह से होता है उसको समझने के लिए जरूरी है कि उसकी सेमीकंडक्टर को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में स्टडी करें, और जिसमें से एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की और देखते हैं कि जितना आज हो पाएगा, अदरवाइज कल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर का वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन अगर ऐसा है कि वीडियो अपलोड करने के कारण आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस में शॉर्ट होती है, तो फिर मुझे फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा कि मैं वीडियो अपलोड करूं कि ना करूं। मैं तो ये सोच कर वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मोबाइल हर वक्त हाथ में नहीं रहता होगा, तो वीडियो अगर अपलोड हो जाएगा तो जब भी उनके पास मोबाइल होगा तो वो उसको देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अटेंडेंस भी नहीं हो रही है, आपकी शॉर्ट चल रही है और आप क्लासेस भी नहीं अटेंड कर रहे हैं और वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, तब तो फिर ये दिक्कत है। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि थर्ड ईयर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने कि यूट्यूब को के चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मैं इन हर चीज़ों पे नज़र रख रहा हूँ, एंड देन आई विल फाइनली डिसाइड कि वेदर आई शुड अपलोड द वीडियो और नॉट, और केवल ऑनलाइन क्लास ही चलानी है, क्या करना, ठीक है। ओके, आई थिंक आप थर्ड ईयर के बच्चे हैं, समझदार हैं, मेरा इशारा समझ जाएंगे। सुविधा समाप्त ना हो जाए इसके पहले आप थोड़ा जग जाइए, थ्योरी की क्लास में और एज वेल एज प्रैक्टिकल की क्लास में भी प्रेजेंट रहिए। अदरवाइज फिर जो थ्योरी में मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं पर बेस्ड सारे आपके एक्सपेरिमेंट हैं। ये सभी तीनों बैच के लिए, चाहे मैं A1 में या A3 में नहीं भी करा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर अब यहाँ से थ्योरी आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो वहाँ बहुत बेटर नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने एनर्जी बैंड गैप पढ़ाया था, आई होप डॉक्टर शिवपाल ने आपको A1 वालों को एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया है, तो उसे समझने में आसानी हुई होगी। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड ईयर में एक्सपेरिमेंट का लेवल सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की तुलना में कहीं ज़्यादा हायर होता है, और कुछ आपको एक सेमिनार की एक्टिविटीज भी कराई जाएगी, उसमें भी सिखा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, 6 मिनट ऐसा होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब है कि जो जैसा मिलता है, मतलब जैसा मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है ना। मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब कि कोई भी चीज 100% तो प्योर होती नहीं, आप जानते हैं, अलग फॉर्म मिलती है। तो आप क्या करते हैं, आप अगर मान लीजिए कहीं से माइन से खोद कर आप गोल्ड भी निकालते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। आप एल्युमिनियम भी चाहते हैं तो अलॉय फॉर्म में होगा। तो आप क्या करते हैं, तो जो भी आपके पास प्रोसेस, केमिकल फिजिकल प्रोसेस है, उससे उसकी इम्प्योरिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और उस हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं जितना हद तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है, जितना प्योर बनाया जा सकता है। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म विच कैन बी अचीव्ड बाय ऑल मीन्स, जो भी तरीके हमको आज तक टेक्नोलॉजी के थ्रू प्राप्त हैं, उसके द्वारा जो हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मटेरियल। इंट्रिंसिक मटेरियल मीन्स प्योरेस्ट मटेरियल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक सिलिकॉन क्रिस्टल अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी एटम्स हैं, मतलब उस क्रिस्टल, आप जानते हैं क्रिस्टल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो उस रेगुलर स्ट्रक्चर में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू फॉर्म दैट क्रिस्टल, वो सब के सब सिलिकॉन के ही एटम हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। ओके, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन के एटम में के ऑर्बिट्स में जो है लेवल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनका जो कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड देन 8 एंड सो ऑन। और जो लास्ट उसकी जो ऑर्बिट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लास्ट लेवल, उसको हम बोलते हैं वैलेंस लेवल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के मामले में थर्ड ऑर्बिट जो है, थर्ड ऑर्बिट वैलेंस लेवल के तौर पे काम करती है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। कुल कितने इधर काउंट करिए, 1 2 3 4। इसका मतलब ये एक टेट्रावैलेंट, ध्यान से सुनिएगा नाम, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ये, ठीक है।
तो ये टेट्रावेलेंट है, ग्रुप 4 में होता है, अब ये जानते हैं। उसके बाद एक और ऑर्बिट बनाई गई है, आमतौर पर जो केमिस्ट्री में ये सब या फिजिक्स में कहीं एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो ये वाली आखिरी वाली ऑर्बिट नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि तो खाली है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इस खाली लेवल का भी महत्व है, ये एम्प्टी एनर्जी लेवल है, इस फोर्थ ऑर्बिट, इसका भी महत्व है, जिसको हम आगे चल के कंडक्शन लेवल कहने वाले हैं। आपको याद होगा, हमने बात भी कर चुके हैं। और जब एक एटम होता है तो लेवल बोलते हैं, और जब नंबर ऑफ एटम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत ही क्लोज विसिनिटी में होते हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लेवल्स के बीच में क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा स्प्लिटिंग हो जाती है, थोड़ा सा एनर्जी किसी की बढ़ जाएगी, किसी की घट जाएगी, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, और दैट लेवल्स बिकम बैंड, फिक्स सा बैंड बन जाता है। और जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है, बैंड की विड्थ बढ़ती जाती है। ठीक है, फिलहाल थर्ड ऑर्बिट वैलेंस लेवल से अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम साथ साथ हो, तो वो वैलेंस लेवल, वैलेंस बैंड बन जाता है। और कंडक्शन लेवल, जो आखिरी वाला एम्प्टी एनर्जी लेवल है, ये कंडक्शन लेवल, कंडक्शन बैंड बन जाता है। इसके बारे में आप परिचित है। तो इतनी बड़ी फिगर तो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में चूंकि हम कोई केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने अपनी ईज के लिए क्या करते हैं, फिर हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम केवल एक सिलिकॉन का कोर यानी कि न्यूक्लियस दिखाते हैं, और लास्ट फिल्ड ऑर्बिट दिखाते हैं, यानी कौन सी वाली, थर्ड वाली ऑर्बिट। फर्स्ट सेकंड को मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस और दोनों ऑर्बिट इसी सिलिकॉन कोर के अंदर आ गए, और हम सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन उनको दिखाते हैं जो कि वैलेंस लेवल के अंदर हो। तो आगे चलकर ये जो लेफ्ट वाली फिगर है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज पहली बार समझाने के लिए किया, आगे चल के जब भी इस्तेमाल करना हो उसको इस्तेमाल करेंगे। जो राइट वाली फिगर है, इसको इस्तेमाल करेंगे आगे के डिस्कशन, ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से जर्मेनियम की बात कर सकते हैं, यहाँ तो हम शॉर्ट में बात कर सकते हैं। देयर आर 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जो भरने की शुरुआत करेंगे, आप 2 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर कितने करते हैं, 14, एंड देन 4 मोर द फोर्थ ऑर्बिट, देखिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक 5वां भी दिखाया गया हुआ है, जो कि खाली, जो कंडक्शन लेवल कहलाएगा आगे चल के, और जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको वैलेंस लेवल कहेंगे। यही वैलेंस लेवल जब नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं तो वैलेंस बैंड, और कंडक्शन लेवल कंडक्शन बैंड जाता है। आगे चल के जो फिगर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो लेफ्ट वाली नहीं है, तो काफी बड़ी सी हो गई, या राइट वाली फिगर हम इस्तेमाल करेंगे। राइट वाली फिगर में क्या दिखाएंगे, जर्मेनियम का एक कोर होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस और सारे इनर ऑर्बिट जो फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, वो होंगे। और जो पार्शियली फिल्ड वैलेंस लेवल है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको दिखाएंगे। तो अब ये देखने के बाद, तो ये जो फिगर है जर्मेनियम की, या जिसके पहले दिखाई गई थी आपको सिलिकॉन की, तो बिल्कुल देखने में एक जैसी हो गई। इसलिए अंदर हमको लिखना पड़ता है कि GE है या SI है, तो अदरवाइज दोनों की शक्लें तो एकदम बिल्कुल सेम है। देखिए सिलिकॉन की देखिए, और ये जर्मेनियम की देखिए, बिल्कुल एक जैसी है। तो आइंदा अब हम यहाँ लिखेंगे तो GE या ऐसे लिखेंगे। एक्चुअली जैसे हम ये फिगर बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में, बोर्ड पे बनाते हैं, कागज पे बनाते हैं, तो एक ही प्लेन में सब कुछ है ना, यूनिप्लेनर है, सिंगल प्लेन। ऐसा नहीं है, इनका जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग करते हैं, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ है, जर्मेनियम सिलिकॉन, तो टेट्रावेलेंट है, बिल्कुल डायमंड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, डायमंड भी इसी तरीके से बॉन्डिंग करता है। जर्मेनियम सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, जिसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसमें से 2 इसके देखिए आप देख रहे होंगे, देयर आर 4 आर्म्स कनेक्टेड टू द सेंटर, है ना। तो ये जो फोम सेंटर मीन्स वही आपका जो कोर है, कोर से कनेक्टेड है। और ये जो रेड कलर के बने हुए ये क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन है जो इसके वैलेंस लेवल में है। तो ये इनके बीच में जो एंगल होता है जिसे कहते हैं बॉन्ड एंगल, वो 109.5 डिग्री जैसा होता है। केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये वही है। लेकिन जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह के बनाते हैं, मेरे ख्याल से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। एक खास तरह का लैटिस के बारे में सुना होगा आपने, जो कहते हैं FCC लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसके अलावा जो होते हैं SC होता है, और BCC होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर क्यों बनाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, देखिए गौर करिए, इसका इन 4 में से एक तो देखिए कॉर्नर पर है, देख रहे हैं आप, कोई भी एक ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, 4 इसके अंदर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो लेफ्ट साइड बना हुआ है इसी के 4 जुड़ाव भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें से कोई एक पकड़ लीजिए। देखिए तो ये जो कोर है ब्लू कलर का इसमें दिखाया हुआ है कोर,
उससे ये इलेक्ट्रॉन एक तो कोने में हो गया, एक तो कॉर्नर में है, लेकिन बाकी 3 कहाँ पर है देखिए, ये नीचे बॉटम वाले फेस का सेंटर है, ये लेफ्ट साइड वाले फेस का सेंटर है, और ये जो आपकी तरफ फ्रंट फेस, ये क्यूब के 6 फेस होंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बॉटम लेफ्ट एंड फ्रंट। तो ये 3 जो हैं वो फेस के सेंटर में है, ये जो फेस है फ्रंट फेस सेंटर, लेफ्ट फेस सेंटर, और ये कहां पर है, बॉटम फेस सेंटर। तो आउट ऑफ 4, 3 इन द फेस सेंटर एंड 1 एट द कॉर्नर। कोई भी इनके जो जुड़वा भाई इनको देखिएगा, चेक करिएगा, सब ऐसा ही करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे। किसी का अपने से माइक ऑन है, आपसे अनुरोध है अपना माइक बंद कर लीजिए। मैं एक्सपेल आपको नहीं करना चाहता, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। संचिता, बेटा आपका माइक ऑन है, संचिता दुबे। ओके, मैं अपनी तरफ से म्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नाम इसलिए ले लेता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आया कि आपकी वजह से टाइम कितना खराब होता है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, कि आपको सेशन की जब 1 महीना बचेगा ना, तब आपको समझ आएगा सर सिलेबस कितना बचा हुआ है, अब क्या करें। ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये दिमाग में बिठा के रखिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे फिगर मैं अब आगे आपको दिखाने वाला हूँ वैसा नहीं स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो क्रिस्टल तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा ना, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। वो अपनी ईज के लिए, बोर्ड पर बना सकने के लिए, कॉपी पे बना सकने के लिए हम वैसा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली सिलिकॉन जर्मेनियम का स्ट्रक्चर ऐसा हो। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको बता दिया, आगे आप उसको ध्यान रखिएगा। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ खास बात जान लें कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये बताते हैं कि देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री केल्विन, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर है 0 डिग्री केल्विन। और 0 डिग्री केल्विन पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते समय मैंने आपको पढ़ाया था कि सभी तरह की एनर्जी समाप्त हो जाती है, दिस इज ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो अगर एनर्जी नहीं है तो फिर कैसे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। इस कारण जब कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा तो कंडक्टिविटी हो नहीं सकती, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी इन कंडक्शन बैंड। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन शुड बी इन कंडक्शन बैंड, ओनली देन कंडक्शन इज पॉसिबल। सो तो कंडक्शन हुआ ही नहीं, तो कंडक्शन हुआ नहीं, बिहेवियर कैसा हो गया, इंसुलेटर जैसा बिहेवियर हो गया। हाँ, रूम टेम्परेचर पे जैसे मान लीजिए 27 डिग्री ऐसा टेम्परेचर हो, का मतलब 300 केल्विन, तो 300 केल्विन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, और चूंकि जो बैंड गैप है कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, जर्मेनियम में तो काफ़ी कम है, और भी मैंने कहीं दिखाया तो उसमें तो और भी कम होता है, 0.3 0.2 के आसपास होता है। आपको लिस्ट मैंने दिखाई थी लास्ट लेक्चर में, है ना। तो उससे भी कुछ सेमीकंडक्टर में तो इतना कम होता है कि जरा सा भी थर्मल एनर्जी लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो देन दे कैन कंडक्ट। सो रूम टेम्परेचर पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्शन कर सकता है, फीबल कंडक्शन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ करंट का फ्लो करा सकता है। सो अब ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बात को कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो कंडक्शन बैंड में तो वो उसको हम इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहना शुरू कर देंगे। अभी तक जब तो वो वैलेंस बैंड में था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, कंडक्शन बैंड में आ गया तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे, फ्री टू मूव। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आयन तो है नहीं कि जिसके प्रभाव में उसके मूवमेंट रुके या रेजिस्टेंस कोई ऑफर हो, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ता है, अपने वैलेंस लेवल से निकलकर अलग हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट करता है, और उस वैकेंसी को बोलते हैं होल। और होल एक तरह का कॉन्सेप्ट है ना, कोई रियल फिजिकल चीज नहीं है। जैसे कि प्रोटॉन, तो कभी प्रोटॉन से होल को कंफ्यूज मत कर जाइएगा।
ऑल्दो होल के लिए कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है कितना, जितना कि इलेक्ट्रॉन का, बट चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर मास क्या होता है, मास के बारे में आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर मास का टर्म नहीं लेते, वहां बोलते हैं इफेक्टिव मास। आपको मैंने सॉलिड स्टेट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड। एंड होल क्या है, एक तरह की वैकेंसी है। इस बात को थोड़ा हम और एलिबोरेट करेंगे। एक फिगर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा। देखिए सबसे पहला जो ए फिगर करके दिखाई हुई इंटेलिजेंट सेमीकंडक्टर में क्या शो कर रही है कि देखिए कोई भी जो सिलिकॉन का एक एटम होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसपास के बाकी सिलिकॉन एटम्स के साथ, इंट्रिंसिक है तो आसपास सबके सब सिलिकॉन ही है, सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है। तो आप लेफ्ट वाली फिगर में देखिए, उसने इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली है कि उसके पास 8 एटम हो गए, यानी उसकी फील्ड, उसका जो लेवल है वो फील्ड हो गया, पार्शियली फील्ड था वो कंप्लीटली फील्ड हो गया। आपको लग रहा होगा नहीं सर ऊपर नीचे वो बाएं दाएं वाले तो नहीं हुए, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली फिगर कंप्लीट थोड़ी है। आखिर ये जो बाएं वाला या दाएं वाला या जो ऊपर वाला या जो नीचे वाला जो सिलिकॉन एटम है, ये भी अपने सभी 4 नेबर के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, पर इस फिगर में हमने केवल एक ही बॉन्डिंग दिखाई है, केवल सेंटर वाले सिलिकॉन एटम की उसके चारों नेबर के साथ बॉन्डिंग दिखाई है। जैसे उसके पास अब 8 हो गए, चारों से एक एक शेयर कर लिया उसने, वैसे बाकी के सिलिकॉन एटम भी, अगर मैं और भी अगल बगल सिलिकॉन एटम बनाता दिखाता तो वो भी बॉन्डिंग कर लेते हैं और उनके पास भी हो जाते हैं। सो वो एक तरीके से उनका बैलेंस लेवल भी अब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो ये तो बॉन्डिंग हो गई, लेकिन इससे हमारा कंडक्शन का मामला तो हल हुआ नहीं। हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना, हमें तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे कंडक्ट कराना है। मान लीजिए किसी तरीके से कोई एनर्जी, अब एनर्जी यहाँ पे तो फिलहाल थर्मल की बात करेंगे, आगे चल के कहेंगे किसी भी तरह की एनर्जी। तो अगर थर्मल एनर्जी प्राप्त करके कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल आया, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और बाहर आ गया, एनर्जी इतनी सफिशिएंट मिल गई कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल के आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर प्रोड्यूस हुआ। कैसे, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसी वक्त एक वैकेंसी क्रिएट हुई, और जो वैकेंसी क्रिएट हुई वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी होल। तो एक साथ इलेक्ट्रॉन ही, केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं लिबरेट हुआ, एक होल भी क्रिएट हुआ। तो इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ठीक है। सो अब सी को ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि उस वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो लेकर बाहर निकला था, थोड़ी देर बाद किसी वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आकर उस वैकेंसी को भर देगा, यानी जहां पर वैकेंसी क्रिएट थी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब होल खत्म, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन भी खत्म। अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। हमें जो पेयर बनाना है वो किसका बनाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का बनाना है, इलेक्ट्रॉन और होल का नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। तो अगर इलेक्ट्रॉन होल को वैकेंसी को ऑक्युपाई कर गया तब वो फ्री थोड़ी रह गया, अब तो बॉन्डिंग में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये चीज समझाने की जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में एक ही अंतर है कि इलेक्ट्रॉन जब कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो बॉन्ड में है, बॉन्डिंग कर रखी है उसने, और जब हम कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि इस समय वो कंडक्शन बैंड में है और वो कंडक्ट करेगा, फ्री टू मूव, ठीक है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो ये जो फिगर मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, आपको लग रहा होगा कि फिगर तो ठीक है सर, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, पर बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, एग्जामिनेशन में टाइम तो होता नहीं है ना। सो एक मैं आपको उसके सप्लीमेंट्री फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जब वो ना बन पाए, वो बनाए कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा। नहीं बन पाए तो आप इस तरह की फिगर बना सकते हैं। देखिए आपने इसमें क्या दिखाया, वो बैलेंस बैंड दिखाया है और कंडक्शन बैंड दिखाया है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। क्या दिखा रहे हैं फिगर 1 में कि कंडक्शन बैंड एकदम खाली है और इलेक्ट्रॉन सबके सब बैलेंस बैंड में है। आपने फिगर 2 में क्या दिखाया कि कुछ एनर्जी दी
और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ये जो रेड डॉट है दैट इलेक्ट्रॉन्स, और जो व्हाइट दिख रहा है आपको बॉल्स, दे आर वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन चला गया वहां वैकेंसी, दैट इज होल। तो आप देखिए कि वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो गया और कंडक्शन बैंड में फिर इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से एक पेयर जनरेट हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर सकता है, फिगर 3 में देखिए कि वो कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर सकता है, होल जो है वो वैलेंस बैंड में कंडक्ट कर सकता है। और इस बात को एरो से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, लेफ्ट टू राइट। और जब लेफ्ट टू राइट मतलब ये नहीं होता कि कोई सेमीकंडक्टर फेज हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा, दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग। फिलहाल इस फिगर में जो दिखाया गया है तो होल का फ्लो जस्ट उसका अपोजिट होगा। ये बस ध्यान रखिए, होल का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन अपोजिट होता, ठीक है। ये बात इलेक्ट्रॉन फिगर 4 में दिखाई गई। आगे बात करते हैं, अगर यहां तक तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर मान लीजिए कि हम इसकी बाइसिंग करना चाहें, बाइसिंग शब्द आपने पार्ट 1 में खूब सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है बाइसिंग? मतलब कि अभी तो देखिए जो सेमीकंडक्टर का हमारे पास पीस है, मान लीजिए सिलिकॉन का या जर्मेनियम का जो हमारे पास पीस है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, होल किधर जाएंगे, ये सब उनकी मन मर्जी पर, इलेक्ट्रॉन बाएं जाए कि दाएं जाए और ये होल किधर क्यों जाए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसको हम प्रेरित करने की कोशिश करें, इसको इंड्यूस करने की कोशिश करें, तो इंड्यूस कैसे कर सकते हैं? दे आर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के होता नेगेटिव चार्ज होता है, और होल वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्रिएट हुई है। तो जानते हैं जब कहीं से कोई चीज इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव। तो चार्ज पार्टिकल को इंड्यूस कैसे किया जाता है? बाय एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उनके सिरों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम एक सेल या बैटरी की मदद से उसके दोनों सिरों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखिए एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसको सेमीकंडक्टर पीस के दूसरे सिरे से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर की हो जाएगा, from right to left towards positive terminal of the battery. But hole का conduction किधर की ओर होगा, hole का conduction from left to right towards negative terminal of the battery. Now the question is कि जो आप कनेक्शन कर रहे हैं वो तो किसी तार से कर रहे होंगे, मान लीजिए कॉपर का वायर लगाया, एल्युमिनियम का वायर लगाया, अब बहुत पैसे वाले आपने गोल्ड का वायर लगा दिया मान लीजिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर छोड़कर वायर में जाएगा? क्या ये होल सेमीकंडक्टर छोड़कर वायर में जाएगा जो कि कंडक्टिव मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है? जवाब है इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में भी फ्लो कर सकता है, बट होल नहीं। होल तो बस सेमीकंडक्टर के इस किनारे तक आएगा, बस इसी किनारे तक आएगा, वो वायर के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये हम थोड़ी देर में अगले फिगर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन का और होल का फ्लो हुआ, अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे इसको समझना चाहें कि ये आखिर फ्लो कैसे हुआ, तो जैसा कि अभी मैंने पिछले फिगर में दिखाया था कि सेमीकंडक्टर का बायां सिरा किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इधर हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दी, ठीक। और सेमीकंडक्टर का दाएं तरफ का सिरा किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इधर हमने नेगेटिव दिखा दिया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जाना चाहता है, होल तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो फिनोमेना है, वो तो वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर की ओर बाईं तरफ की ओर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि जो सबसे बाईं तरफ, यहाँ तो फिलहाल होल जैसा दिख रहा है आपको, खाली जैसा दिख रहा है, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, थोड़ी देर पहले सोचिए था, और वो इलेक्ट्रॉन निकलकर बाएं चला गया, किधर क्यों चला गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर चला गया, तब यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट होगी, वही दिख रही है, यहाँ वैकेंसी आ गई। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो इसका ठीक नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एरो दिखाया गया हुआ है, वो इस वैकेंसी को भर देगा। अब ये वाली वैकेंसी, आप मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी भर जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन अब इस जगह पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ आ गई, जिसको हम कह रहे हैं ए पर होल आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर अगर होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई,
तो उसका जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ये है नीचे वाला, जिसको हम कह रहे हैं बी। ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को भर देगा। अब यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, बी की जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक। इसको सी वाला इलेक्ट्रॉन भर देगा, सी पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर डी वाला सी पर आ जाएगा तो डी पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ई वाला डी पर, फिर एफ वाला ई पर, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी। अब बताइए होल किधर से किधर गया? बाएं से दाएं। यहां था, वहां से ए आया, ए से बी आया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो होल का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट। तो ये जो ऊपर फिगर दिखाई गई उसको देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की कोशिश करी ये एक्चुअली होता कैसे, क्रिस्टल के अंदर ये काम होता कैसे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सो सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसके लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, होल भी है। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन बैलेंस बैंड, दोनों के करंट के फ्लो की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो टोटल करंट इंटरनल सेमीकंडक्टर में फिर क्या हुआ? इट इज द सम ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। इसी बात को एक्सप्रेशन के तौर पर लिखा है, I is equal to I whole, which is whole current, plus I electron, that is electron current. I hope कि आपको ये बात तब तक समझ में आई होगी। अब हम बात करना चाह रहे हैं वो जो पीछे हम छोड़कर अभी आए थे, कि क्या होल भी निकलकर बाहर कॉपर की वायर में आ जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को छोड़कर कॉपर वायर में आ जाएगा? तो देखिए, होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर से निकलेगा, कॉपर वायर में आएगा, बिल्कुल आएगा। और कॉपर वायर में, अब मेरे कर्सर का एरो देखते रहिएगा, कॉपर वायर से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक पहुंचेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव विद इन द सेल, और नेगेटिव से होते हुए वो सेमीकंडक्टर के दूसरे सिरे पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएगा। होल की यात्रा कैसे होगी? होल सेमीकंडक्टर से निकलेगा और इस सिरे तक आ जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। वो कॉपर के वायर में नहीं फ्लो करने जा रहा है, यहां पर उसकी मुलाकात इलेक्ट्रॉन से होगी, जो इलेक्ट्रॉन अभी पूरी यात्रा कर कर आया है। और अब क्या होगा? होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दे विल रिकम्बाइन, जो भी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन कर जाएंगे, और इस तरीके से पूरे सर्किट में करंट का फ्लो हो गया। एक किनारे से लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन चला, पहले सेमीकंडक्टर में फ्लो किया, फिर कॉपर वायर में फ्लो किया, फिर बैटरी, बैटरी से होते हुए सेमीकंडक्टर के दूसरे सिरे में आ गया। नाक में डाल रही है। अभिषेक, आपका बेटा माइक ऑन है। टेक केयर बेटा, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, कहना अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे आपको निकालना भी अच्छा नहीं लग रहा क्लास से, ठीक है। ओके, सो दे विल रिकम्बाइन, और रिकम्बाइन हो जाएंगे, इस तरीके से कंडक्शन पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। और आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो देखिए इसके अंदर ये जो रेड कलर के एरोस बने हैं, इसके फ्लो का डायरेक्शन देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी कैसे जोड़ा है उसके हिसाब से। फिलहाल जैसी बैटरी इस फिगर में जुड़ी गई इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज। एक बात और इंटरेस्टिंग नोट करिए, होल का फ्लो कैसा होगा? वो भी क्लॉकवाइज। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू और फॉल्स करके मान ली पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फ्लो ऑफ होल इज इन द सेम डायरेक्शन एज इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। अब आप तो कहेंगे अरे कन्वेंशनल करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हिसाब से बनता है, ये होल कहाँ से आ गया? सेमीकंडक्टर में तो आप बात कर सकते हैं कि होल का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ऑल्दो नॉट आउटसाइड ऑफ द सेमीकंडक्टर, और डायरेक्शन कैसे? लेफ्ट राइट, और कन्वेंशनल करंट भी लेफ्ट राइट कर रहा है, इसलिए फ्लो ऑफ होल is in the same direction as the direction of the conventional current, but flow of electron is in the opposite direction to the flow of the conventional current। बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठा दीजिएगा। आगे बढ़े। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि कंडक्शन इंटरजिक सेमीकंडक्टर, ये चीज मैंने कवर कर दी, स्लाइड में मैं ज्यादा नहीं रुक रहा हूँ, मैंने फिगर आगे बता दिया। अब जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कितने होल हो सकते हैं वैलेंस बैंड में, और
कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कंडक्शन बैंड में, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक लिखा है पी क्या है, नंबर ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड, और दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है एन, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। और आरएचएस में कई चीजें हैं, एनवी, एनसी, ईवी, ईएफ अपॉन केबी। केबी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जान ही रहे। T is the absolute temperature of the intrinsic semiconductor. So ultimately that depends upon the temperature. डिपेंड करता है, ठीक। इसमें एक चीज है EF, इसको कहते हैं फर्मी लेवल, ये हम आपको बताएंगे। ये जो दोनों एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन डिराइव किया जाता है, और ये मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैंने आपको कई किताबें आपको सजेस्ट करी हुई है, इसका डेरिवेशन आप करिए, ठीक है। डेरिवेशन करने में मैं वो समय नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, मुझे करना है। आप मिडिल के स्टूडेंट हैं, डेरिवेशन बहुत मुश्किल नहीं है, इस वजह से आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। या आप बुक्स की मदद लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैरियर कंसंट्रेशन निकालिए, यानी पी और एन निकालिए। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव अगर पेपर हुआ तो इस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो डोंट टेक इट लाइटली, जो कहा जाए उसे जरूर करिए। एनसी और एनवी देखिए वहां पर था, एनसी और एनवी क्या है, उसके एक्सप्रेशन भी दिए हुए हैं। जब आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वहाँ पर एनसी और एनवी को सब्स्टिट्यूट इस टर्म से आप करते हैं। इसमें आप देखिए टेम्परेचर है, एच है, के बी, एच और के बी आप जानते हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। टी द टेम्परेचर, एक चीज है एम ई एस्ट्रिक्स स्टार जिसे आप बोलते हैं, एम एच एस्ट्रिक्स। जैसा कि मैंने बताया था, सेमीकंडक्टर में मास नहीं लेते इलेक्ट्रॉन का, इफेक्टिव मास लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम ई एस्ट्रिक्स, इफेक्टिव मास ऑफ द होल एम एच एस्ट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको जब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा, ठीक है। और आपको डेरिवेशन आपको करना है, ओके। मैं अब उसको इस्तेमाल करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि आपने डिराइव कर लिया, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कि कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में गए होंगे उतने ही होल वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, दे विल बी इक्वल, वो इक्वल होंगे। और इक्वल को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, कहते हैं एनआई। एनआई है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन, और नंबर ऑफ होल दैट इज द होल कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और ये बात केवल और केवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लागू होगी, हर जगह नहीं लागू कर लीजिएगा। एक बात और कि जो इफेक्टिव मास ऑफ द होल और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी इक्वल होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इक्वल होते हैं। और जो फार्मूला डिराइव किया गया है वो तो जनरल है सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो अब जब ये दो चीजें आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी क्या दो चीज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन इक्वल टू पी और एम एस इक्वल टू एम एच एस। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो फार्मूला है वो बहुत इक्वल करके, आप एन इक्वल टू पी करेंगे तो एन इक्वल करेंगे और इक्वेट करेंगे, और एम ई एस्ट्रिक्स को एम एच एस्ट्रिक्स को भी इक्वल करके सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक फॉर्मूला आएगा, ई एफ इक्वल टू ई सी प्लस ई वी अपॉन 2। ई सी क्या है याद करिए, मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बॉटम लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, बिल्कुल बॉटम की जिसकी एनर्जी वैल्यू है, बॉटम एनर्जी वैल्यू ऑफ द बॉटम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, बॉटम की वैल्यू एनर्जी की। और ईवी क्या है, एनर्जी वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक। आपको याद होगा ईवी और ईसी का डिफरेंस ही ईजी कहलाता है, यानी कि अगर ईसी माइनस ईवी कर दें तो वो ईजी यानी कि एनर्जी बैंड गैप के बराबर होता है, पर अगर उनका सम करके डिवाइड करें 2 तो वो दैट इज इक्वल टू ई एफ। इसके लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, सभी के लिए नहीं, एक्सट्रिंसिक की बात अभी नहीं हो रही है, इंट्रिंसिक की बात हो रही है। ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाई 2, ठीक। ये फर्मी लेवल क्या होता है, कंडक्शन बैंड का दिख रहे हैं आप, बॉटम इसको इसी कह रहे हैं, वैलेंस बैंड का टॉप इसको ईवी कह रहे हैं, बीच का गैप फॉरबिडन गैप या एनर्जी बैंड गैप ईजी कहा जाता है, या लिखा नहीं है, आप देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस बैंड एनर्जी बता रहा है। ईएफ क्या हो गया, बीच की लाइन, ये बीच वाली कंडक्शन और वैलेंस के बैंड के बीच, दैट इज ईसी प्लस ईवी बाई 2 के बराबर होगा। तो फर्मी लेवल को कैसे डिफाइन करते हैं, फर्मी लेवल डिफाइन करते हैं probability of occupance of energy level in conduction band and valence band are equal। ये है फर्मी लेवल के बारे में, ये प्रोबेबिलिटी बताती है किस जगह पर कंडक्शन बैंड के भरे जाने की
या वैलेंस बैंड के भरे जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी समान हो जाए। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करूंगा, सॉरी, लेकिन आज नहीं, कल। टाइम अब कम बचा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फर्मी लेवल को मैं थोड़ा और डिटेल से आपको कल डिस्कस करूँ। सो आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। अच्छा, आपको समझ में आया होगा, और बाकी कल में डिस्कस करें। अब आपके कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या माइक ऑन करके पूछ